नमस्कार, मैं उसकेलवर आईटीआई से चेतन पाल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मेजरिंग टूल के बारे में पढ़ा था। मेजरिंग टूल में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैलिपर्स पढ़े थे। तो टाइप्स ऑफ कैलिपर में मैंने दो प्रकार के कैलिपर आप लोगों को बताया था, एक अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स एवं एक उसके जो मेन प्रकार होते हैं वो बताया था, इनसाइड एवं आउटसाइड। और अकॉर्डिंग टू जॉइंट के अनुसार जो प्रकार थे वो एक पहले नंबर का प्रकार था फर्म जॉइंट और दूसरा नंबर था स्प्रिंग जॉइंट। तो इसका उपयोग और उसको कैसे यूज करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है वीक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 9 में आप लोग मार्किंग टूल है, ये नया मार्किंग टूल्स है कि टाइप्स ऑफ पंच। ये पंच क्या होता है, तो पंच आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पंच का उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि हमारा जो ट्रेड है, ये ट्रेड में किसी भी वर्कपीस मतलब ऑब्जेक्ट या कोई भी एक मेटल का टुकड़ा होता है, उस पार्ट को बनाना होता है कि जो किसी भी आकार का पार्ट हो, कोई भी मशीन पार्ट हो, उसे हाथ से बनाना होता है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, तो पर्सनल हैंड टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो हैंड टूल्स में मार्किंग टूल भी आएंगे, मेजरिंग टूल आएंगे, सबकी जरूरत पड़ती है। तो जब तक किसी जॉब पर हम लोग मार्किंग नहीं करेंगे तब तक उसको उसके माप में नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल में समझो, अगर ये समझो एक लोहे का टुकड़ा है, तो इसको हम लोगों को इस शेप में बनाना है, इसको काट के इस शेप में बनाना है। तो इसकी साइज ये फॉर एग्जांपल 20 mm और ये 20 mm। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, समझो लेंथ 70 है, ये भी 70 बाय 70 का ये पार्ट है, इसमें से एक कोना इसका काट देना है। तो इसके ऊपर मार्किंग करके यहां से यहां तक ये 20 है और यहां से यहां तक 20 है। तो लाइन मारने के बाद, मार्किंग करने के बाद, जो हम लोग मार्किंग करने का साधन बताया था मैंने, मार्किंग करने के बाद इस मार्किंग की हुई मार्किंग मिटनी नहीं चाहिए, उसको कंफर्म करने के लिए इस प्रकार के सभी पंच का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर एक छोटे छोटे डॉट लगाए जाते हैं इस प्रकार, ताकि हम हैमर मतलब हथौड़ा और इस प्रकार के पंच से इस की हुई मार्किंग के ऊपर डॉट लगाए जाते हैं, ताकि वो मार्किंग हमेशा के लिए नहीं मिटनी चाहिए। जब हम लोग उस कार्य को करते रहेंगे तब ये मार्किंग हमेशा दिखती रहनी चाहिए, इसलिए इस पंच का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ पंच हम लोग पढ़ेंगे कि पंच कितने प्रकार के होते हैं, और साथ साथ उसका उपयोग भी पढ़ते जाएंगे कि किस टाइप्स के पंच का प्रयोग कहां पर करना है। तो देखो सबसे पहले पंच का प्रकार है सेंटर पंच। तो सेंटर पंच, नेक्स्ट डॉट पंच और प्रिक पंच, ये तीनों भी पंच हम लोग एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि समझने के लिए आसानी होगी। आप लोग देखो कि पंच किस धातु से बनता है, मटेरियल भी होता है इसका, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हो कि जो भी पंच है वो सभी हाई कार्बन स्टील से बनते हैं, और उसकी जो बॉडी होती है पूरा, ये बॉडी के नीचे का पोर्शन पूरा हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, और इसका हेड जो होता है वो हेड सिर्फ सॉफ्ट रखा जाता है। इसलिए हेड इसलिए सॉफ्ट रखा जाता है ताकि इसके ऊपर हम लोग हथौड़े से स्ट्रिकिंग करते हैं, मारते हैं, तो ये हेड अगर हार्ड रहा तो वो हैमर जो है, हैमर मतलब हथौड़ा, वो हथौड़ा उतना असर नहीं करेगा इसके ऊपर, वो एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, वो अपनी तरफ ज्यादा उछलेगा। इसलिए अच्छी मार्किंग के लिए हल्के से उसके ऊपर स्ट्रिकिंग करना है, तो हेड को इसीलिए सॉफ्ट रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल वर्कशॉप में सबसे महत्वपूर्ण हमारे 3 पंच है, वहां पे एक सेंटर पंच है, दूसरा डॉट पंच है और तीसरा प्रिक पंच है। तो यहाँ पे देखो कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए। पॉइंट देखो, ये हेड है, ये बॉडी है और ये पॉइंट है। तो पॉइंट एंगल के अनुसार भी हम लोग पंच को पहचान सकते हैं कि किस टाइप के पंच का एंगल कितना होना चाहिए और उसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार के कार्य के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंटर पंच। तो सेंटर पंच में अपने पार्ट के नाम आप लोगों को पता है, और पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट देखो उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडर पता होगा आप लोगों को, ग्राइंडर से ये पंच के पॉइंट को ग्राइंडिंग किया जाता है। एक ही पंच हम लोग तीनों कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ उसको ग्राइंडिंग करके ये उसका जो पॉइंट एंगल है इसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो सेंटर पंच का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, ड्रिलिंग कार्य मतलब आप लोगों को समझता है, ड्रिलिंग, एक ड्रिल मशीन से
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर समझो हम लोगों को 20 mm डायमीटर का ड्रिल होल करना है। ये डायमीटर 20 mm का ड्रिल होल करना है। तो ड्रिलिंग कार्य के पहले ड्रिल बेग जो मशीन में लगी हुई होती है उसके लिए उसकी ग्रिप के लिए पॉइंट जरूरी होता है। तो इसके लिए जिस जगह पर हम लोगों को फॉर एग्जांपल ये पार्ट में सेंटर में ड्रिल करना है तो इस सेंटर पंच की सहायता से यहाँ पर एक बड़ा डॉट लगाना चाहिए ताकि वो ड्रिलिंग कार्य करते समय ड्रिल वो निश्चित निर्धारित जगह पर उसी जगह पर ड्रिलिंग कार्य होना चाहिए। इसीलिए उस ड्रिलिंग कार्य के पॉइंट की निश्चितीकरण के लिए इस सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। और बाद में देखो नंबर नेक्स्ट डॉट पंच है। तो डॉट पंच का पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्यों होता है और इसका 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि 90 डिग्री होने के कारण वो मेटल में ज्यादा डीप तक जाता है। ये पंच जो है वो ज्यादा डीप तक जाता है ताकि ग्रिप अच्छी मिले। तो ये डॉट पंच का प्रयोग सिर्फ जॉब के ऊपर, ये मैंने आप लोगों को अभी समझा के दिया। इस प्रकार का कोई भी जॉब है समझो इसके ऊपर मैंने मार्किंग किया है तो इस प्रकार 1 2 3 4 इस प्रकार के डॉट ये लाइनें कंफर्म करने के लिए ये डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। तो की हुई मार्किंग को निश्चित करने के लिए इस प्रकार के डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैंने पैरेलल लाइनें खींची है तो इस लाइन को पक्का करने के लिए, इसकी जगह निर्धारित करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पंचिंग कार्य के लिए अगर ज्यादा पंचिंग करनी है ताकि हम लोगों को ये लास्ट में मिटाना भी है फिनिशिंग करके, तो ये जल्दी से मिटने चाहिए। इसलिए इसका एंगल कितना रखना चाहिए? 60 डिग्री। ये दो पंच हो गए। नंबर 3 नंबर का पंच है प्रिक पंच। तो प्रिक पंच का प्रयोग आपने सीट मेटल वर्क नाम सुना होगा। सीट मेटल मतलब सीट की सहायता से, जीआई सीट होती है। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइजिंग आयरन के सीट होता है। सीट के आप लोगों ने अलग अलग बाहर देखे होंगे कि बक्से बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में ये किए जाते हैं। वो बसेस में वगैरह सबसे ज्यादा सीट यूज की जाती है मैन्युफैक्चर के लिए, कार बनाने के लिए, या बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर सीट का प्रयोग किया जाता है। तो उस सीट के ऊपर, सीट कैसी होती है? पतली होती है। तो पतली सीट के ऊपर हम लोग जब इस प्रकार की पतली सीट के ऊपर इस प्रकार की जब मार्किंग करेंगे तो उस मार्किंग करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है और इसका एंगल होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल होने के कारण क्या होता है कि वो जो पंच होने वाला है वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाता, वो सिर्फ डॉट हम लोगों को दिखता है। इसलिए इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे एक ही पंच को हम लोग ग्राइंडिंग करके अलग अलग एंगल रूप में तैयार करके ये कर सकते हैं। तो ये तीनों भी पंच का कार्य ये है। तो ये 3 पंच अगर आप लोगों को समझ में आए होंगे तो नेक्स्ट पंच की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर का पंच है हेलो पंच। तो हेलो पंच में क्या होता है? एक मेटल का टुकड़ा होता है, वो पूरा हेलो पोजीशन में होता है, जो अंदर से खोखला होता है। तो अंदर से खोखला होने के कारण ये जो इसके पोर्शन है ये कटिंग एजेस होते हैं, धारदार होते हैं। तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सीट। तो सीट के ऊपर ये समझो एक बड़ी सी सीट है, ये सीट में हम लोगों को 4 होल बनाना है। तो पतली सीट के ऊपर इस प्रकार के होल हम लोग इसके ऊपर हैमरिंग करके ये जो धारदार एजेस है ये इस प्रकार के होल बनाने के लिए हेलो पंच का प्रयोग किया जाता है। और ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। अगर हम समझो 10 डायमीटर का होल बनाना है तो 10 mm का भी मिल जाएगा, 20 का बनाना है तो 20 का मिल जाएगा, 30 40 15 50 ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होता है। तो इसका प्रयोग सीट के ऊपर किसी डायमीटर का होल बनाने के लिए हेलो पंच का प्रयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट देखो पिन पंच। पिन पंच मतलब रिवेट। आप लोगों को पता होगा रिवेट। रिवेट क्या होता है? आपने जनरली मैं फॉर एग्जांपल सिंपल देता हूं, आपके घर में बकेट वगैरह होंगे तो बकेट जब बनी हुई होती है तो आप लोग उसको जॉइंट्स देख लो बकेट्स के, जो स्टील के बकेट्स होते हैं या लोहे के बकेट, आयरन के बकेट्स होते हैं, उनके जॉइंट्स देख लो। वो जॉइंट्स किससे भरे हुए हैं? छोटे छोटे मेटल के टुकड़ों को एक होल करके उसमें हैमरिंग किया हुआ है, तो वो रिवेटिंग जॉइंट्स है। अगर रिवेटिंग करते समय किसी होल में रिवेट टूट जाता है या फंस जाता है तो इस प्रकार के पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी अलग अलग साइज में उपलब्ध होता है। तो जिस साइज के होल में रिवेट फंसा हुआ है या कोई पिन फंसी हुई है ड्रिल होल में, तो ये पिन की सहायता से उस होल से मैच करके ऊपर से स्ट्रिकिंग करके उस रिवेट, फंसे हुए रिवेट को निकालने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर
लास्ट में देखो 6 नंबर का है बेल पंच। तो ये पंच है, ये थोड़ा मॉडर्न पंच है। इनके जो सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच है, ये पंच वैसे ही कार्य करता है, उसका उपयोग भी वही है, लेकिन इसे बेल पंच क्यों कहा जाता है, थोड़ा मॉडर्न पंच है। तो यहाँ पे देखो ये बेल पंच में क्या है कि एक जगह निर्धारित करके वो पंच करता है। वो एक अगर लाइन में उसको रख दिए तो उसको पीछे 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 लेके जाते समय वो अपनी जगह मिस नहीं करता। जो लाइन खींची हुई है, जो इस प्रकार की एक ऑब्जेक्ट में लाइन खींची हुई है, वो सीधी लाइन पर ही मार्किंग करते जाएगा। तो ताकि ये देखो इसकी डिजाइन कैसी है, ये अंदर से सिलेंडर, ये जो होता है हैलो होता है, हैलो मतलब खोखला होता है। तो यहाँ पे घंटी जैसा आकार है इसका, इसीलिए इसको बेल पंच कहते हैं। बेल मतलब घंटी, तो घंटी जैसा आकार है इसका। तो यहाँ पर देखो ये खोखली बॉडी है, ये जो दो लेग है इसके, वो जॉब के ऊपर रेस्ट हो जाते हैं और इसके ऊपर हल्की सी स्ट्रिकिंग करने के बाद वो अपने आप पीछे 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 आने लगता है। ये जो है ये इसके रेस्ट हो जाते हैं जॉब पर, और ये जो पंच है वो डार्ट अपने आप इस लाइन के ऊपर एक ही लाइन में पड़ते रहते हैं। तो ये 6 नंबर का पंच बेल पंच हमने पढ़ा था कि ये इसके जो लेग होते हैं वो जॉब के ऊपर रेस्ट होते हैं। तो ये जो निचला भाग है वो ऑटोमेटिक लाइन को गाइड करते हुए हल्की सी स्ट्रिकिंग के बाद, स्ट्रिकिंग मतलब हैमर से, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़े से इसके हेड के ऊपर धीरे धीरे स्ट्रिकिंग करने के बाद वो लाइन को गाइड करते हुए अपने आप उसी निश्चित स्थान पर क्या करता है, वो लाइन या डॉट या पंचिंग करता है। तो लास्ट नंबर का पंच हम लोग पढ़ेंगे कि ये सबसे मॉडर्न जो पंच है वो है ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच ये सभी पंच से मॉडर्न पंच है। यह भी मार्किंग हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक ही बात डिफरेंट है कि इसको यूज करते समय किसी भी प्रकार के हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसकी भी बॉडी पूरी खोखली होती है। तो अंदर बॉडी में ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार समझो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक स्प्रिंग है और ये पंच की नोक है, हल्का सा शार्प नोक होती है। तो पंच के अंदर स्प्रिंग होने के कारण उसमें कोई भी ऊपर से हैमरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा अगर हम लोग रख देते हैं तो वो स्प्रिंग को टेंशन मिलती है और स्प्रिंग फट से उस सरफेस के ऊपर क्या होती है, एक डॉट बना लेती है। तो इस प्रकार हम लोग अगर इस पंच को हाथ में पकड़ के किसी लाइन के ऊपर मार्किंग करनी है तो हम लोग उसको ऐसे इस प्रकार रखते जाना है, तो वो फटाफट अपने वो मार्किंग अपनी गाइडलाइन में करेगा। तो ये इस प्रकार का एडवांस मैकेनिज्म इस ऑटोमेटिक पंच में होता है। अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है जिसकी टेंशन से ये जो उसका पॉइंट होता है वो फट से नीचे सरफेस के ऊपर पटकता है। तो ये है ऑटोमेटिक पंच। तो ये अभी आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पंच और उसका उपयोग कि किस प्रकार के पंच का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है ये पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।